नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस पटल पर आप सबका दिल से स्वागत। आइए आज सुनते हैं उर्दू साहित्य की जानी मानी अफसाना निगार गुरतलान हैदर जी की लिखी कहानी नजारा दरमियां है। ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन हैं और वो गर्दोपेश की हर चीज को हैरत से तकती हैं। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की है जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नजर न आया था। वो गोरखपुर के एक गांव की बाल विधवा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो मुंबई में दूध वाला भैया है, उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मंगलोरियन आया, जो उनके साथ मैके से आई थी, मुल्क चली गई तो उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी ने, जो एक नामवर सोशल वर्कर है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फोन किया और ताराबाई पट बीचने की तरह आंखें झपकाती कमला हिल के स्काई स्क्रैपर गुल नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिले इत्मीनान पाया, मगर जब दूसरे मुलाजिमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पतुरिया हूँ, उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब उनको तारादाई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ रहती हैं और बेगम साहिबा और उनके साहिब को आंखें झपका झपका कर देखा करती हैं। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वे अपने तहरदार शौहर को एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल न होने दें और वो जवान जहान आया को मुलाजिम रखने की हरगिज कायल नहीं। मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुखड़ खादिमा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतखाब पर एतराज नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बड़ी अकीदत से साहिब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है। झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीजों पर हाथ फेरती है जो साहिब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वॉयलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वॉयलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा, मगर परसों सुबह हस्बे मामूल जब वो बड़ी नफासत से वॉयलिन साफ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहिब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े कि वॉयलिन को हाथ क्यों लगाया, और ताराबाई के हाथ से छीनकर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहिब जरा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए जहां बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, ताज नेशनल, एक से एक बढ़िया साड़ियां, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इत्र के डिब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड़े हैं। मगर ताराबाई सोचती है, भगवान ने मेम साहब को दौलत भी, इज्जत भी और ऐसा सुंदर पति दिया, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गए। सुना है साहिब अपनी खूबसूरती की वजह से मेम साहिबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे, मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फोन करती हैं। शाम को किसी काम से बाहर जाए तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और उन जगहों पर फोन करती हैं। शाम को सैरो तफरीह और मिलने मिलाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं, तब भी बेगम साहिबा बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं। मजाल है जो किसी दूसरी लड़की पर नजर डाले। साहिब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं, क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहिब की नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने दिलवाई है। वरना ब्याह से पहले साहिब बहुत गरीब थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे, वापस आए तो रोजगार नहीं मिला। परेशान हाल घूम रहे थे जब भी बेगम साहिबा के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के अजीबोगरीब किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री, बावर्ची और दूसरे नौकरों से सुनती और उसकी आंखें अचंभे से खुली रहती हैं। खुर्शीद आलम बड़े अच्छे और वायलिन नवाज आदमी थे, मगर जब से ब्याह हुआ तो बीबी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलिन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अलमास बेगम को इस सास से दिली नफरत थी।
खुर्शीद आलम बीवी के बेहद एहसानमंद हैं, क्योंकि इस शादी से उनकी जिंदगी बदल गई। और एहसानमंदी ऐसी शय है कि इंसान संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े थे और बसों में मारे मारे फिरते थे। अब लखपति की हैसियत से कंबाला हिल में फिरोकश है। मर्द के लिए उसका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ गालिबन सबसे बड़ी चीज है। खुर्शीद आलम अब वॉयलिन कभी नहीं बजाएंगे। ये सिर्फ 1.5 साल पहले का जिक्र है कि अलमास अपने मुल्कुत बाप की आलिशान कोठी में मालाबार हिल पर रहती थी। वो सोशल वर्कर रही हैं और उम्र ज्यादा हो जाने के कारण शादी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी थी। जब एक दावत में उनकी मुलाकात खुर्शीद आलम से हुई और उनकी जहां दीदा खाला बेगम उस्मानी ने मुमकिनात भांपकर अपने जासूसों के जरिए मालूमात फराहम की। लड़का यूपी का है, यूरोप से लौटकर तलाश मुआश में सरगर्दा है, मगर शादी पर तैयार नहीं, क्योंकि फ्रांस में एक लड़की छोड़ आया है और उसकी आमद का मुंतजर है। बेगम उस्मानी फौरन अपनी मुहिम पर जुट गई। अलमास के वालिद ने अपनी एक फर्म में खुर्शीद आलम को 1500 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। अलमास के वालिद ने उन्हें अपने यहाँ मदरू किया और अलमास से मुलाकातें खुद ब खुद शुरू हो गई, मगर फिर भी लड़के ने लड़की के सिलसिले में किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। दफ्तर से लौटकर उन्हें बेशतर वक्त अलमास के यहाँ गुजारना पड़ता और उस लड़के की सतही गुफ्तगू से उकता कर उस पुरफिजा बालकनी में जाकर खड़े होते जिसका रुख समुंदर की तरफ था। फिर वे सोचते एक दिन उसका जहाज आकर इस साहिल पर लगेगा और वो उसमें से उतरेगी। उसे हमराह ही आ जाना चाहिए था, मगर पेरिस में कॉलेज में उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसका जहाज साहिल से आगे निकल गया। वो बालकनी के जंगले पर झुके उफुक को तकते रहे। अलमास अंदर से निकल कर शगुफ्तगी से उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती, क्या सोच रहे हैं? वो जरा झेप कर देते। रात के खाने पर अलमास के वालिद के साथ मुल्की सियासत से वाबस्ता हाई फाइनेंस पर तबादला ख्यालात करने के बाद वो थके हारे अपने जामे कियाम पर पहुंचते और वायलिन निकालकर धुनें बजाने लगते, जो उसकी संगत में पेरिस में बजाया करते थे। वो दोनों हर तीसरे दिन एक दूसरे को खत लिखते थे और पिछले खत में उन्होंने उसे इत्तला दी थी उन्हें बम्बई में ही बड़ी उम्दा मुलाजमत मिल गई है। मुलाजमत के साथ जो खौफनाक शाखसाने भी थे उसका जिक्र उन्होंने खत में नहीं किया था। 1 बरस गुजर गया, मगर उन्होंने अलमास से शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। आखिर उस्मानी बेगम ने तय किया कि खुद ही उनसे साफ साफ बात कर लेना चाहिए, ऐन मुनासिब होगा। मगर तब ही प्रतापगढ़ से तार आया कि खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार हैं और वो छुट्टी लेकर वतन वापस रवाना हो गए। उनको प्रतापगढ़ गए चंद रोज ही गुजरे थे कि अलमास, जो कि उनकी तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी, एक शाम अपनी सहेलियों के साथ एक जर्मन पियानिस्ट का कॉन्सर्ट सुनने ताजमहल में गई। क्रिस्टल रूम में हस्बे मामूल बूढ़े पारसियों और पासिनों का मजमा था और एक हसीन आंखों वाली पारसी लड़की कॉन्सर्ट का प्रोग्राम बांटे फिर रही थी। एक शनासा खातून ने अलमास का तारुफ उस लड़की से कराया। अलमास ने हस्बे आदत बड़े नाकिदाना और तीखी नजरों से इस अजनबी लड़की का जायजा लिया। लड़की बेहद हसीन थी। आपका नाम क्या बताया मिसेस रुस्तम जी ने? अलमास ने जरा मुश्तकाना अंदाज में सवाल किया। फिरोजा दस्तूर, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। मैंने आपको पहले किसी कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं देखा। मैं 7 बरस बाद पिछले हफ्ते ही पेरिस से आई हूँ। 7 बरस पेरिस में? तब तो आप फ्रेंच खूब फर बोल लेती होंगी। अलमास ने जरा नागवारी से कहा। जी हाँ, फिरोजा हंसने लगी। अब खास मेहमान जर्मन पियानिस्ट के हमराह लाउंज की सिमत बढ़ रहे थे। फिरोजा अलमास से माजरत चाहकर एक अंग्रेज खातून से उस पियानिस्ट की मौसीकी पर बेहद टेक्निकल किस्म का तबसरा करने में मुनामिक हो गई, लेकिन लाउंज में पहुंचकर अलमास फिर उस लड़की से टकरा गई। कमरे में चाय की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, आइए यहाँ बैठ जाएं, फिरोजा ने मुस्कुराकर अलमास से कहा। वो दोनों दरीचे से लगी हुई एक मेज पर आमने सामने बैठ गईं। आप तो वेस्टर्न म्यूजिक की एक्सपर्ट मालूम होती हैं। अलमास ने जरा रुखाई से बात शुरू की, क्योंकि वो खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों को हरगिज बर्दाश्त न कर सकती थी। जी हाँ, मैं पेरिस में पियानो की आला तालीम के लिए गई थी।
अलमास के जहन में कहीं दूर खतरे की घंटी बजी। उसने बाहर समुंदर की शफाफ और बेहद नीली सतह पर नजर डालकर बड़े अखलाक और बेतकल्लुफी से कहा, हाउ इंटरेस्टिंग। पियानो तो हमारे पास भी मौजूद है, किसी रोज आकर कुछ सुनाना। जरूर, फिरोजा ने मसर्रत से जवाब दिया। शनिचर के रोज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं अपने यहाँ एक पार्टी कर रही हूँ, सहेलियां तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आई वुड लव टू कम, थैंक यू। तुम रहती कहाँ हो फिरोजा? फिरोजा ने तारदेव की एक गली का पता बताया। अलमास ने जरा इत्मीनान की सांस ली। तारदेव मफलूक उल हाल पारसियों का मोहल्ला है। मैं अपने चचा के साथ रहती हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। मेरे कोई भाई बहन भी नहीं। मुझे चचा ने ही पाला है। वो लावल्द हैं। चचा एक बैंक में क्लर्क हैं। फिरोजा सादगी से कहती रही। फिर इधर उधर की चंद बातों के बाद समुंदर की पुरसुकून सतह देखते हुए उसने अचानक कहा, कैसी अजीब बात है। पिछले हफ्ते जब मेरा जहाज उस साहिल की तरफ बढ़ रहा था तो मैं सोच रही थी कि इतने अरसे के बाद अजनबियों की तरह बंबई वापस जा रही हूँ। ये बड़ा कठोर शहर है, तुमको मालूम ही होगा। अलमास मुखलिस दोस्त यहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मगर मेरी खुशी देखो, आज तुमसे मुलाकात हो गई। अलमास ने दर्दमंदी के साथ सर हिला दिया। लाउंज में बातों की धीमी धीमी भनभनाहट जाती थी। चंद लम्हों के बाद उसने पूछा, तुम पेरिस कैसे गई? मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। वहां पियानो की डिग्री के बाद चंद साल तक म्यूजिक कॉलेज में रिसर्च करती रही। मैं वहां बहुत खुश थी, मगर यहाँ मेरे चचा बिल्कुल अकेले थे। वो दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं। चची बेचारी तो ज़ईफुल उम्री की वजह बिल्कुल बहरी भी हो गई हैं। उनकी खातिर वतन वापस आई। और इसके अलावा, हेलो अलमास, तुम यहाँ बैठी हो? चलो जल्दी, मिसेस मलगांव तुमको बुला रही हैं। एक खातून ने मेज के पास आकर कहा। फिरोजा की बात अधूरी रह गई। अलमास ने उससे बात करते हुए माजरत चाही कि वो शनिचर को सुबह 11 बजे कार भेज देगी। वो मेज से उठकर मेहमानों के मजमे में खो गई। शनिचर के रोज फिरोजा अलमास के घर पहुंची, जहां मुर्गियों की पार्टी अपने उरूज पर थी। बीटल्स के रिकॉर्ड बज रहे थे। चंद लड़कियां जिन्होंने चंद रोज पहले एक फैशन शो में हिस्सा लिया था, जोर जोर से इस पर तबसरा कर रही थी। ये सब लड़कियां जिनकी मातृभाषाएं उर्दू, हिंदी, गुजराती और मराठी थी, अंग्रेजी और सिर्फ अंग्रेजी बोल रही थी। और उन्होंने बेहद चुस्त पतलूनें पहन रखी थी। फिरोजा को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो अभी हिंदुस्तान वापस नहीं आई है। बरसों यूरोप में रहकर उन्हें मालूम हो चुका था कि जनता की जिंदा तस्वीरों के बजाय उन मगरबियत ज़दा हिंदुस्तानी खवातीन को देखकर अहले यूरोप को सख्त अफसोस और मायूसी होती है। चुनांचे फिरोजा पेरिस और रोम में अपनी ठेठ हिंदुस्तानी वज़ाकता पर बड़ी नाज़ा रहती थी। बम्बई की नकली अमेरिकन लड़कियों से उकताकर वो बैल्कनी में जाकर खड़ी हुई, जिसके सामने समंदर था और पहलू में बुर्ज खामोशा का जंगल नजर आ रहा था। वो चौंक उठी। घने जंगल के ऊपर खुली फिजाओं में चंद गिद्ध और कौवे मंडला रहे थे और चारों तरफ बड़ा डरावना सन्नाटा तारी था। वो घबराकर वापस नीचे उतरी और जिंदगी से गूंजते हुए कमरे में आकर सोफे पर टिक गई। कमरे के एक कोने में गालिबन बतौर आराइश ग्रैंड पियानो रखा हुआ था। लड़कियां अब रेडियोग्राम पर बबली बबला कूटने का प्राण क्लिस्पो जमैका फेयर बजा रही थी और गिटार की जानलेवा गूंज कमरे में फैलने लगी। अलमास चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। रिकॉर्ड खत्म हुआ तो उसने फिरोजा से कहा, हम लोग सख्त बदमजाक हैं। एक माहिर पियानिस्ट यहाँ बैठी है और रिकॉर्ड बजा रहे हैं। चलो भाई, उठो। फिरोजा मुस्कुराती हुई पियानो के स्टूल पर बैठ गई। क्या सुनाऊं, मैं तो सिर्फ क्लासिक म्यूजिक ही बजाती हूँ। हाय, पॉप नहीं, लड़कियों ने गुल मचाया। अच्छा, कोई इंडियन फिल्म सॉन्ग ही बजाओ। फिल्म सॉन्ग भी मुझे नहीं आते, मगर एक गजल याद है जो मुझे वो झेप कर ठनक गई। गजल?
ओह, आई लव पोएट्री। एक मुसलमान लड़की जिसके वालिदैन अहले ज़बान थे, बड़े सरपरस्ताना अंदाज में बोली। फिरोजा ने पर्दों पर उंगलियां फेरी और एक अनजानी मसरूर फुरेरी सी आई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता एक दिलकश धुन बजाना शुरू किया। गाओ भी साथ साथ, लड़कियां चिल्लाई। भाई मैं गा नहीं सकती, मेरा उर्दू तलफ्फुज़ बहुत खतरनाक है। अच्छा इसके अल्फाज बता दो, हम लोग गाएंगे। वो कुछ इस तरह हैं, फिरोजा ने कहा। तू सामने है अपने, बता कि तू कहाँ है। किस तरह तुझको देखूं, नजारा दरमिया है। चंद लड़कियों ने साथ साथ गाना शुरू किया। नजारा दरमिया है, नजारा दरमिया है। गजल खत्म हुई, तालियां बजी। अब कोई वेस्टर्न चीज बजाओ, एक लड़की ने फरमाइश की। शोपा की मेंडिस फैंसी बजाऊं? यह नगमा मैं और मेरा मंगेतर हमेशा इकट्ठे बजाते थे। पेरिस में वो वायलिन पर मेरी संगत करते थे। तुम्हारे मंगेतर भी म्यूजिशियन है? एक लड़की ने पूछा। प्रोफेशनल नहीं, शौकिया, फिरोजा ने जवाब दिया और नगमा बजाने में मग्न हो गई। अगले हफ्तों में अल्माज ने फिरोजा से बड़ी गहरी दोस्ती गांठ ली। इस दौरान में फिरोजा को एक कॉन्वेंट कॉलेज में पियानो सिखाने की नौकरी मिल गई, जो तालीलात के बाद खुलने वाला था। हफ्ते में 3 बार एक अमेरिकन की 10 साल लड़की को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी उसे मिल गया था। अमेरिकन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो अपना गम भुलाने के लिए अपने बच्चों के हमराह बगरस सयाहत हिंदुस्तान आया हुआ था और जुहू में सन और सैंड में मुकीम था। तारदेव से जुहू का सफर खासा तवील था, मगर अमेरिकन फिरोजा को अच्छी तनख्वाह देने वाला था और बड़ी शफकत से पेश आता था। फिरोजा अपनी जिंदगी से फिलहाल बहुत खुश थी। चंद रोज बाद वो अपने वतन से आने वाला था। फिरोजा ने उसे बंबई आते ही मुलाजमत और ट्यूशन मिलने की इत्तला नहीं दी थी कि वो उसे एक अचानक सरप्राइज देना चाहती थी। एक रोज अलमास के साथ उसकी कोठी के बाग में टहल रही थी कि फवारे पर पहुंचकर अलमास ने उससे दफतन सवाल किया, तुमने वो गजल कहाँ से सीखी थी? ओह वो पेरिस में। पेरिस में? हाउ इंटरेस्टिंग। किसने सिखाई? मेरे मंगेतर ने। ओह फिरोजा, तुमने मुझको बताया भी नहीं अब तक। तुम्हारी ही कम्युनिटी के हैं वो। ओह वाकई। अलमास फवारे की मेन पर बैठ गई। मेरे बाप दाद सत्तू थे। मेरे चचा बहुत रोशन ख्याल हैं, उन्होंने इजाजत दे दी है। क्या नाम है साहबजादे का? ये नामों का भी अजीब किस्सा था। खुर्शीद आलम उसकी नरगिसी आंखों पर आशिक हुए थे। जब पेरिस के हिंदुस्तानी सिफारत खाने की एक तकरीब में पहली मुलाकात हुई और किसी ने उनका तारुफ फिरोजा कहकर उनसे कराया, तो उन्होंने शरारत से कहा था, लेकिन आपका नाम नरगिस होना चाहिए था। फिरोजा ने जवाब दिया, नरगिश? नरगिश तो मेरी आंटी का नाम है। लाहौल वाला कुव्वत। खुर्शीद आलम ने ऐसी बेतकल्लुफी से कहा था जैसे उसे हमेशा से जानते हों। नरगिश, खुर्शीद, फिरोजा, आप लोगों ने हसीन ईरानी नामों की रेड़ मारी है। मैं आपको फिरोजा पुकारूं तो कोई एतराज है? हरगिज नहीं, फिरोजा ने हंसकर जवाब दिया था। और फिर एक बार खुर्शीद आलम ने दरिया किनारे टहलते हुए उससे कहा था, ये तुम्हारी बहादुर आंखें, हफ्त जबान आंखें, जुगनू ऐसी, शहाब साकिब ऐसी, हीरे जवाहरात ऐसी, रोशन धूप और झिलमिलाती बारिश ऐसी आंखें, नरगिस के फूल जो तुम्हारी आंखों में तब्दील हो गए। मैंने पूछा, क्या नाम है उन साहिब का? अलमास की तीखी आवाज पर वो चौंकी। खुर्शीद आलम, फिरोजा ने जवाब दिया। चंद लम्हों के सुकूत के बाद उसने घबरा कर नजरें उठाई। स्याह साड़ी में मलबूस, कमर पर हाथ रखे, स्याह ऊंट की तरह उसके सामने खड़ी अलमास उससे कह रही थी कि कैसा अजीब इत्तेफाक है फिरोजा डियर, मेरे मंगेतर का नाम भी खुर्शीद आलम है। वो भी वायलिन बजाते हैं और वो भी पेरिस से आए हुए हैं और इन दिनों अपने मिलने वालों से मिलने के लिए वतन गए हुए हैं। अगस्त के आसमान पर जोर से बिजली चमकी, मगर किसी ने नहीं देखा कि वो कड़कती हुई बिजली आन कर फिरोजा पर गिर गई। वो कुछ देर तक साकित बैठी रही, फिर उसने इस आलिशान इमारत पर नजर डाली।
और अपने पुराने और छोटे से फ्लैट का तस्वुर किया। बिजली फिर चमकी और मालाबार हिल के इस मंजर को रोशन कर गई। चश्म ज़दन में सारी बात फिरोजा की समझ में आ गई, और ये भी कि अपनी नजरों में खुर्शीद आलम ने अल्मास का जिक्र क्यों नहीं किया था, और कुछ अरसे शादी के तस्करा को वो किस वजह से अपने खत में टाल रहे थे। वो आहिस्ता से उठी और उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा भाई अल्मास, मंगनी मुबारक हो, खुदा हाफिज। जा रही हो फिरोजा? ठहरो, मेरी कार तुमको पहुंचा आएगी। ड्राइवर, अल्मास ने सुकून के साथ आवाज दी। नहीं अल्मास, शुक्रिया। वो तकरीबन भागती हुई फाटक से निकली। सड़क से दूसरी तरफ उसी वक्त बस आकर रुकी। वो तेजी से सड़क पार करके बस में सवार हो गई। फौरे के पास खड़ी अल्मास फाटक की तरफ देखती रही। बारिश की जबरदस्त बौछार ने पाम के दरख्तों को झुका दिया। इस वाकये के तीसरे रोज खुर्शीद आलम का खत अल्मास के वालिद के नाम आया, जिसमें उन्होंने अपने अब्बा मियाँ की शदीद अलालत की वजह से रुखसत की मियाद बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने अल्मास के वालिद को ये नहीं लिखा कि इस खबर से कि उनका इकलौता लड़का किसी मुसलमान रईस जादी के बजाय किसी पार्सन से शादी कर रहा है, उनके कट्टर मजहबी अब्बा जान सदमे के बाइस जाँ बलब हो चुके हैं। खुर्शीद आलम के खत से जाहिर था कि वो बेहद परेशान है। जवाब में अल्मास ने खुद उन्हें लिखा, आप जितने दिन चाहे वहां रहें, डैडी आपको गैर नहीं समझते। हम सब आपकी परेशानी में शरीक हैं। आप अब्बा मियाँ को इलाज के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आते? बरसबीले इस्करा कल मैं स्विमिंग के लिए सन एंड सैंड गई थी। वहां एक बड़ी दिलचस्प पार्सन मिस फिरोजा से मुलाकात हुई, जो पियानो बजाती हैं और पेरिस से आई हैं, और शायद किसी अमेरिकन की गर्लफ्रेंड है, और शायद उसी के साथ सन एंड सैंड में ठहरी हुई है। मैंने आपको इसलिए लिखा कि गालिबन आप भी कभी उससे मिले हो पेरिस में। अच्छा, अब आप अब्बा मियाँ को लेकर आ जाइए, ताकि यहाँ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनके लिए कमरा रिजर्व कर लिया जाए। आपकी मुखलिस अल्मास। शाम पड़े तारदेव की खस्ताहाल इमारत के सामने टैक्सी आकर रुकी और खुर्शीद आलम बाहर उतरे। जेब से नोटबुक निकालकर उन्होंने एड्रेस पर नजर डाली और इमारत के लंबे सड़क बरामदे की धसी हुई सीढ़ी पर कदम रखा। सामने एक दरवाजे की चौखट पर चूने से जो चौक सुबह बनाया गया था, वो अब तक मौजूद था। अंदर नीम तारीख कमरे के सिरे पर खिड़की में से एक बूढ़ा पारसी मैली सफेद पतलून पहने, सर पर गोल टोपी ओढ़े, कमरे में जेरे लब दुआएं पढ़ रहा था। एक तरफ मैली सी कुर्सी पड़ी थी। वस्ती मेज पर रंगीन मोमजामा बिछा था। दीवार पर जरतुश्त की बड़ी तस्वीर आवेजा थी। कमरे में नारियल और मछली की तेज बास उमड़ रही थी। एक बूढ़ी पार्सन सुर्ख जॉर्जेट की साड़ी पहने, सर पर रुमाल बांधे, मड़िया हिलाती अंदर से निकली। मिस फिरोजा दस्तूर है? फिरोजा? पार्सन ने धुंधली आंखों से खुर्शीद आलम को देखते हुए सवाल किया। क्या मिस दस्तूर सन एंड सैंड में मुंतकिल हो गई हैं? बहरी पिट ने इकरार में सर हिलाया। किसके साथ? खुर्शीद आलम ने हकला कर पूछा। बूढ़ी औरत अंदर गई और एक विजिटिंग कार्ड लाकर खुर्शीद की हथेली पर रख दिया। कार्ड पर किसी अमेरिकन का नाम दर्ज था। तुम मिस्टर खुर्शीद आलम हो? फिरोजा ने कहा था कि तुम आने वाले हो। अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आओ तो फौरन उसको जो हो फोन कर दूं और तुमको ये बताओ वो कहाँ गई है। उसने ब्लाउज की जेब से 25 पैसे निकाले। खुर्शीद आलम ने हक्का बक्का होकर बूढ़ी को देखा। आपको ऐसी सूरत हाल पर कोई एतराज नहीं? बहरी ने नफी में सर हिलाया। हम बहुत गरीब लोग हैं, मगर अब फिरोजा को एक अमेरिकन। दफतन बूढ़ी पार्सन को याद आया कि उन्होंने मेहमान को अंदर ही नहीं बुलाया है, और उन्होंने पीठ चुकाकर कहा, आओ अंदर आ जाओ। खुर्शीद आलम मबहूत खड़े रहे, फिर तेजी से पलटकर टैक्सी में जा बैठे। बाय बाय, ज़ाइफा ने हाथ हिलाया। बूढ़ा पारसी दुआ खत्म करके बाहर लपका, मगर टैक्सी जन्न से आगे जा चुकी थी।
जिस रोज अलमास और खुर्शीद आलम की मंगनी की एक दावत थी, ऐसी टूट कर बारिश हुई कि जल थल एक हो गए। डिनर से जरा पहले बारिश थमी और खुर्शीद आलम और अलमास के वालिद के दोस्त डॉक्टर सिद्दीकी, जो हाल ही में तब्दील होकर बम्बई आए थे, बैल्कनी में जा खड़े हुए, जिससे कुछ फासले पर बुर्ज खामोशा का अंधेरा साए साए कर रहा था। अंदर ड्राइंग रूम में कह कहे गूंज रहे थे और ग्रैंड पियानो पर रखे हुए क्षमादान में मोमबत्तियां झिलमिला रही थी। बड़ा सख्त रोमांटिक और पुरकैफ वक्त था। इतने में गैलरी में टेलीफोन की घंटी बजी। एक मुलाजिम ने आकर अलमास से कहा, खुर्शीद साहिब के लिए फोन आया है। दुल्हन बनी हुई अलमास लपक कर फोन पर पहुंची। एक मकामी अस्पताल से एक नर्स परेशान आवाज में दरियाफ्त कर रही थी, क्या मिस्टर आलम वहां मौजूद हैं? आप बताइए, आपको मिस्टर आलम से क्या काम है? अलमास ने दुरुस्ती से पूछा। मिस फिरोजा दस्तूर 1 महीने से यहाँ सख्त बीमार पड़ी हैं। आज उनकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई है। उन्होंने कहलवाया है, अगर चंद मिनट के लिए मिस्टर आलम यहाँ आ सकें। मिस्टर आलम यहाँ नहीं है। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर, अलमास ने गरज का जवाब दिया। क्या आप समझती हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? और खट से फोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन आया। डॉक्टर सिद्दीकी, आपकी कॉल। गैलरी में किसी ने आवाज दी, आपको फौरन अस्पताल बुलाया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी जल्दी से टेलीफोन पर गए। फिर उन्होंने अलमास को आवाज दी, भाई माफ करना, मुझे भागना पड़ रहा है। अलमास दरवाजे तक आई। कल जरूर हम लोग वीकेंड के लिए पूना जा रहे हैं। जरूर जरूर, गुड नाइट, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और बाहर निकल गए। ब्रीच कैंडी के अस्पताल में सेहतयाब होकर खुर्शीद आलम के अब्बा मियाँ खुश खुश प्रतापगढ़ वापस जा चुके हैं। जब तक कंबाला हिल वाला फ्लैट तैयार नहीं हुआ जो दुल्हन को जहेज में मिला था, शादी के बाद दूल्हा मियाँ ससुराल ही में रहे। अक्सर वो सुबह को दफ्तर जाने से पहले बैल्कनी में जाकर खड़े होते। नीचे पहाड़ के घने बाग में गुजरती बल खाती सड़क बुर्ज खामोशा की तरफ जाती थी। दफतन सफेद बुर्राक कपड़ों में मलबूस पारसी सफेद रुमालों के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे कतारें बनाए जनाजा उठाए दूर पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आए। कौवे और गिद्ध दरख्तों पर मुंतजिर बैठे रहते। बुर्ज खामोशा के अहाते के फाटक के बाहर जिंदगी का पुरजोर समुंदर इस तरह दुनिया में फैले हैं, एक से एक दिलचस्प शहरों तक सफर करने की दावत में मसरूफ रहता। उसने एक बार खत में लिखा था, जहन की हजारों आंखें हैं, दिल की आंख सिर्फ एक, लेकिन जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। समुंदर की मौज पल ही पल में फना हो गई। आसमान पर से गुजरने वाले बादल फिजा में गायब हो चुके। तब वो मरी होगी तो कौवों और गिद्धों ने उसका किस तरह स्वागत किया होगा। उस तूफानी रात को अस्पताल के वार्ड से निकलकर उसकी रूह जब आसमानों पर पहुंची होगी और आलमे बाला के गुप्त अंधेरे में या किसी दूसरी रूह ने उससे पूछा होगा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया होगा, पता नहीं, मैं कल ही तो मरी हूं। अब तक उसकी रूह कहां से कहां निकल गई होगी। मरे हुए इंसान ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। ताराबाई अपनी रोशन आंखों से साहिब के घर की हर चीज को अरमान और हैरत से देखती है। वो साहिब को हैरत से तका करती है। अलमास बेगम अब उम्मीद से हैं। बहुत जल्द ताराबाई का काम दुगना बढ़ जाएगा। आज सुबह आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्दीकी आए थे। जब ताराबाई उनके लिए चाय लेकर बरामदे में गई तो वे चौंक पड़े और खुशी से पूछा, अरे ताराबाई, तुम यहाँ काम कर रही हो? जी साहिब, ताराबाई ने शर्मा कर जवाब दिया। अब साफ दिखाई देता है? जी डॉक्टर जी, अब सब कुछ बहुत साफ सुझाई देता है। गुड। फिर वो मिस्टर और मिसेज खुर्शीद आलम से मुखातिब हुए। भाई, ये लड़की 10 साल की उम्र में अंधी हो गई थी, मगर खुशकिस्मती से उसका अंधापन आरिजी साबित हुआ। तुम्हें याद है अलमास, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी की रात मुझे अस्पताल भागना पड़ा था। वहां एक खातून मिस फिरोजा दस्तूर का इंतकाल हो गया था।
उन्होंने मरने से चंद रोज कबल अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी। लिहाजा उनके मरते ही मुझे फौरन बुला लिया गया कि उन आंखों के डले निकाल लूं। बेहद नरगिसी आंखें थी बेचारी की। जाने कौन थी? गरीब, एक बहरी बुढ़िया पार्सन पलंग के सिरहाने खड़ी बुरी तरह रोए जा रही थी। बड़ा अलमनाक मंजर था। खैर, तो चंद रोज बाद इस ताराबाई का मामू उसे मेरे पास लाया था। उसे किसी डॉक्टर ने बताया था कि नया कॉर्निया लगाने से इसकी बीनाई वापस आ सकती है। मैंने वही मिस दस्तूर की आंखें जखीरे से निकालकर उनकी कॉर्निया इस लड़की की आंखों में फिट कर दिया। देखो कैसी तारा ऐसी आंखें हो गई इसकी। वाकई मेडिकल साइंस आजकल मौजूजे दिखा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बात खत्म करके इत्मीनान से सिगरेट जलाया, मगर अलमाज बेगम का चेहरा फक हो गया। खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते अपने कमरे में चले गए। ताराबाई उनकी कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती है। साहिब पलटकर बावलों की तरह उसे तकते हैं। ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई हुई बावर्ची खाने में जाकर बर्तन साफ करने में मसरूफ हो जाती है। दूर बुर्ज खामोशा पे इसी तरह गिद्ध और कव्वे मंडरा रहे हैं। कागा सबदन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, तुई नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। कहानी खत्म। कहने को कुछ नहीं। पूरी कायनात ने जैसे एक षड्यंत्र रच के कृष्णा नजरों को अपने महबूब की नजरों तक पहुंचा ही दिया। इसी के साथ आज चलती हूँ, फिर मिलूंगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।